लाइफ में डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव के माध्यम से कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले पहले किशोरावस्था की ओर अग्रसर होती हैं। तो क्या ऐसे में लड़कों और लड़कियों को सेक्स एजुकेशन की शिक्षा समान उम्र में साथ साथ देना उचित है? ये देखा गया है कि जो प्यूबर्टी होती है, जो किशोरावस्था का एक साइन माना जाता है, वो फीमेल्स में जल्दी आता है। मेंस्ट्रुएशन की एज या माहवारी की एज जल्दी है, 11 से 13 साल है फीमेल्स में, लेकिन मेल्स में 1 से 2 साल बाद ये चेंजेस शुरू होते हैं प्यूबर्टी के, जिसमें आवाज़ का बदलाव आना और दाढ़ी मूंछ फेशियल हेयर आना, ये सब चीज़ें। तो मेल्स में ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिलेड है, लेकिन मैं पर्सनली ये बिलीव नहीं करती कि फीमेल्स को पहले एजुकेट करना चाहिए। मुझे लगता है मेल्स और फीमेल्स दोनों को ही पहले से एजुकेट करना चाहिए। मान लीजिए क्लास में मेल्स फीमेल दोनों बच्चे हैं, गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं। गर्ल्स में चेंजेस आ रहे हैं, हमने उनको एजुकेट किया, बॉयज़ को नहीं किया, तो जो बॉयज़ समझ नहीं पाएंगे वो गर्ल्स का मजाक उड़ाएंगे या उन मुद्दों को वो ठीक से सेंसिटिवली हैंडल नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम गर्ल्स को भी होगी। तो भले ही प्रॉब्लम चेंजेस उनके साथ लेट आ रहे हैं, लेकिन उनको ओवरऑल एजुकेशन मेल फीमेल गर्ल्स एंड बॉयज़ को साथ में ही देनी चाहिए, टाइमली देनी चाहिए और सेंसिटिवली देनी चाहिए। क्या ऐसे में मेंस्ट्रुएशन या माहवारी जैसे सेंसिटिव विषय को हमारी सेक्स एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए? देखिए, पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड भी, हमारी यूएस वगैरह और जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं, ये भी अब मानते हैं कि सेक्स एजुकेशन का पार्ट है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बारे में सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, सिर्फ गर्ल चाइल्ड ही नहीं, मेल चाइल्ड को भी इक्वली एजुकेट करना ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने बैचमेट्स, अपने ब्रदर्स, अपनी सिस्टर्स, मदर्स की प्रॉब्लम समझ पाए उस एज पर, और आगे जाके अपने लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम समझ पाए। तो इन चीज़ों को लेके वो तभी सेंसिटिव होगा और तभी इन बातों को समझ पाएगा अगर उसे करेक्ट एज पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उनको इस जानकारी से वंचित बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और तरीके से, तहजीब से उनको इन बातों के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और एजुकेट करना चाहिए। किशोरावस्था के शुरुआती दौर में विशेषकर लड़कियों की मनोदशा में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या इसके पीछे माहवारी एक अहम वजह हो सकती है? आप हमारे व्यूअर्स को इसके विषय में क्या सलाह देंगे? बिफोर स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, माहवारी की शुरुआत से पहले ही उनको माहवारी के बारे में बताना चाहिए, उसके साइक्लिकल नेचर के बारे में बताना चाहिए कि ये मंथली होता है, रेगुलर होता है, और प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताना चाहिए, जैसे पेन वगैरह। साथ में ये स्टडीज़, अब पूरी रिसर्च है इस पर कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड में फ्लक्चुएशंस होते हैं, इरिटेबिलिटी वाले फेजेस भी आते हैं। हम इसे कभी PMDD भी कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसे PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम उनको एजुकेट करें और ये बताएं कि अगर ये चीज़ें थोड़ा भी टॉलरेशन से ज़्यादा हो रही हैं तो वो हेल्प लें, जिससे कि किसी भी डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और हेल्प लें। और कभी कभी मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाएं ना, बट निगरानी में लें, अपने आप सेल्फ मेडिकेट ना करें। क्या ये एक मिथ है कि किशोरावस्था में प्रवेश करते ही कद का विकास होना रुक जाता है? देखिए, एडोलेसेंस एज में आते ही नहीं, बल्कि एडोलेसेंस एज में आते तो ग्रोथ स्पर्ट होता है, हाइट बढ़ती है, बट एडोलेसेंस खत्म होते होते हाइट फाइनलाइज होने लगती है और उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। फ्यूजन, जो एपिफाइसिस होते हैं, जो हड्डियों के एंड्स होते हैं जहाँ पर ग्रोथ की प्लेट होती है और ग्रोथ बढ़ती है, वो आपस में जुड़ने लग जाती है, फ्यूज करने लग जाती है परमानेंटली, और ग्रोथ का स्कोप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बट ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्यूबर्टी होता है, और प्यूबर्टी जो है वो 16 से 19 साल तक हम मानते हैं कि ये फिनोमेना 16 से 19 साल तक चलता है, और हाइट 16 से 19 साल तक बढ़ती चली जाती है, तब तक स्कोप रहता है बढ़ने का। लड़कों में अक्सर आवाज़ में बदलाव किशोरावस्था में देखने को मिलता है, जो उन बच्चों के लिए परेशानी का विषय बन जाता है। देखिए, मेल्स में जो सबसे कॉमन चेंज है, एक्सटर्नल चेंज जो सबसे कॉमन होता है, वो फेशियल हेयर आने का होता है, और एक है आवाज़ बदलने का। आवाज़ एकदम से मोटी होने लग जाती है। हमने कई बार देखा है कि चाइल्ड सिंगर्स बहुत अच्छा गा रहे होते हैं और इंडियन सिंगिंग चैलेंजेस में जा रहे होते हैं बच्चे जो होते हैं, मेल बच्चे, और सडनली उनकी वॉइस मोटी हो जाती है और वो उससे निकल जाते हैं, मतलब चैलेंजेस से और इस तरह के कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा शॉक होता है। तो वही, अगर ये बातें हम उनको पहले से बता के रखेंगे, प्रिपेयर्ड रखेंगे, उनके ऊपर हंसे ना,
बाकी बच्चों को बता के रखें कि अगर किसी को प्यूबर्टी पहले आ रही है तो दूसरे बच्चे उसका मजाक ना उड़ाएं, घर वाले उसका मजाक ना उड़ाएं, कजन्स मजाक ना उड़ाएं और थोड़ा केयरिंग रहें, तो हम उनको प्रिपेयर्ड रख सकते हैं। और हर चीज़ का आज की तारीख में मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है एजुकेशन। अगर आप उनको एजुकेट करके रखेंगे, पहले से बता के रखेंगे और प्रिपेयर्ड रखेंगे, तो वो डेफिनेटली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। और जैसे कि फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, मतलब अंडर आर्म हेयर जो आते हैं, इन सब के लिए हाइजीन के बारे में ज़रूर बताएं। फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेल्स को हेयर के बारे में हाइजीन के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। और शुरू से ही अगर हम अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करेंगे तो आगे जाके हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कम रहेंगी। एक फ्रॉम एक चाइल्डहुड से अडल्टसेंट में जब जाते हैं तो होर्सनेस ऑफ वॉइस आने लगती है, जो धीरे धीरे करके एक प्रॉपर अडल्ट वॉइस बन जाती है आफ्टर 14-15 ईयर्स। तो ये भी हार्मोन की वजह से होता है। ये हार्मोन चेंजेस वो जो होते हैं उसकी वजह से जो बाल वाल निकलने लगते हैं, थोड़ा और भी चीज़ें, हमारी आवाज़ को क्या हो गया, तो इसके बारे में भी उनको बताना ज़रूरी रहता है कि होर्सनेस ऑफ वॉइस मेल में जो होती है, वो जो बाद में चेंज हो जाती है अडल्ट वॉइस में, इज बिकॉज ऑफ हार्मोन चेंज। मैम कुछ की आवाज़ एकदम पतली सी रह जाती है, हार्मोन में कोई डिसबैलेंस होगा उस वजह से होते हैं, वरना यूजुअली ऐसा नहीं होता। यूजुअली जो चेंज होते हैं वो अडल्टहुड में आते आते उनके वॉइस में मेलिश वो आ जाता है। 15-16 साल की उम्र में अगर उसका अडल्ट वॉइस नहीं आता है तो एक दफ़े हार्मोन के टेस्ट वगैरह होना चाहिए, किसी एंडोक्रोनोलॉजिस्ट की जरूर से कंसल्ट करना चाहिए उसके लिए। मगर कभी कभी आवाज़ अपने सेक्स के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो क्या ऐसे में स्पीच थेरेपी करानी चाहिए? नहीं, ये तो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट बताएगा स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है। कुछ लोग में हो सकता है ये नॉर्मल ही रह जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज मतलब कि हो जाए। तो ये डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, सबको मतलब ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दफ़े एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसमें दवा लिखेगा और प्रॉपर गाइड करेगा। इस उम्र में मुहासों की समस्या भी अक्सर देखने को मिलती है। एक्ने भी एक प्रॉब्लम जो है हार्मोन के साथ साथ वो बैड डाइट हैबिट की वजह से होती है। और इन दिनों में फैट अगर ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा तो एक्ने की प्रॉब्लम रहेगी। तो फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रॉपर प्रोटीन डाइट और लेस ऑफ फैट, बटर, घी वगैरह जो सब बच्चों को देना शुरू करते हैं वो दिस इज़ नॉट गुड। ये इसी की वजह से पिंपल्स वगैरह ज़्यादा आते हैं जब, और अगर पिंपल्स हैं तो प्रॉपरली इलाज होना चाहिए उसका। देखिए एक्ने जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्यूबर्टी में, एडोलेसेंस में एक्ने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इसके लिए हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। हाइजीन के टिप्स, अगर किसी को एक्ने है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, इलाज लें। और नॉर्मली जैसे दिन में कम से कम 2 बार चेहरा धोना, धूल मिट्टी से बाहर आए हैं, अगर बाहर से आए हैं तो चेहरा धोना, मॉइस्चराइजिंग करना, चिकनाई वाला खाना ना खाना, मिर्च मसाले नहीं खाना, इन सब का ध्यान रखें। और अगर फिर भी एक्ने बने रहते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट का एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लें। किशोरावस्था में होने वाला ये परिवर्तन किस ग्लैंड की वजह से देखने को मिलता है? हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारे सारे कंट्रोल्स करता है, सारे हार्मोन कंट्रोल हमारे ब्रेन से ही होते हैं। ये ग्लैंड हमारे अंदर एंड्रोजन्स को और एस्ट्रोजन्स को इंडिकेट करता है कि अब ये एट दिस पर्टिकुलर एज ये हार्मोन्स हमारी बॉडी सिक्रेट आउट करेगी। और ये सिक्रेशन लड़कियों में फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कराएगा कि आगे वो ओव्यूलेशन के लिए प्रिपेयर कर पाए। और सेम वे लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एक्टिवेट कराएगा, जिसकी वजह से उनके अंदर अभी सिर्फ स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। यही अभी उनके वो एक्टिवेशन मोड में नहीं आएंगे। एक्टिवेशन मोड में वो धीरे धीरे करके व्हेन द कम टू द मैच्योरिटी एज तब आकर के वो एक्टिवेशन मोड में आते हैं। इन द बिगिनिंग इट इज़ ओनली उनको स्टिमुलेट कराना है कि हाँ अब उनके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाना चाहिए। जैसे ही ये एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स सिक्रेट आउट होते हैं, साथ साथ उनकी बॉडी में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है,
जिसमें उनके गले में एडम्स एप्पल की ग्रोथ होती है बॉयज़ में, जहाँ उनकी वॉइस चेंज होने लगती है, भारी हो जाती है, तेज़ होने लगती है, हाई पिच एंड हाई वॉल्यूम होने लगता है। लड़कियों की बहुत बारीक और थोड़ी हल्की पिच की होने लगती है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ सेकेंडरी ग्रोथ में उनकी हाइट इंक्रीज होना, एकदम से बच्चियाँ इस उम्र पे अपनी हाइट गेन करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम है, ये रिस्पॉन्सिबल है। इसमें कंट्रोल हमारा ऊपर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस और उससे नीचे ओवरीज, इन फीमेल्स में ओवरीज और मेल में टेस्टिकल्स, ये पूरा ही सिस्टम इन्वॉल्व है। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, इसको कंट्रोल करने वाले और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट करता है, और भी सिस्टम करते हैं, लेकिन मोस्टली हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और सेक्स ऑर्गन्स यानी कि टेस्टिस और ओवरी, ये मेनली मेजर ऑर्गन्स हैं। किशोरावस्था के बच्चों को क्या कुछ विशेष आहार देना चाहिए? देखिए, खाना पीना तो हर एज में इम्पोर्टेंट है, हेल्दी डाइट हर एज में इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो एडोलेसेंस का पीरियड है, इसमें ग्रोथ स्पर्ट बहुत ज़्यादा होता है, हाइट बढ़ती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए जो फूड की नीड्स हैं, और जो बैलेंस डाइट है वो लेनी चाहिए। ऐसे कोई स्पेशल डाइट नहीं आती एडोलेसेंट के लिए, अलग से डाइट आए, लेकिन जो नीड्स हैं, कैलोरिक नीड्स हैं, विटामिन्स की, मिनरल्स की, जो कि आम हरी सब्जियां, फल फूल, दूध, दही, इन चीज़ों से पूरी होती है, वो दें। चिकनाई, ज़्यादा मिर्च मसाले, इन चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी करते हैं, एक्ने वगैरह की समस्या को भी जन्म देते हैं, वेट इश्यूज भी करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को, जो एक नॉर्मल हेल्दी डाइट है, बैलेंस डाइट है, उसका सेवन बहुत ज़रूरी है। और अंत में चलते चलते जानते हैं को एजुकेशन पर अपने एक्सपर्ट्स की राय। को एजुकेशन वैसे सिर्फ एकेडमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो बेस्ट मानी गई है, क्योंकि इसमें कंपटीशन पूरा हेल्दी होता है, दोनों जेंडर्स का मिक्स रहता है, और पढ़ाई के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मान लीजिए छोटे शहरों में, जहाँ पर बच्चे या जहाँ का माहौल, यहाँ लड़कियाँ कम हैं, तो वहाँ पर लड़कों का कई बार व्यवहार बहुत ही भद्र नहीं होता, तो को एजुकेशनल में कई बार लड़कियों को छेड़ाछाड़ी और इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ज़बरदस्ती उनको को एजुकेशनल स्कूल्स में क्यों भेजें या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्यों भेजें? उनकी अगर सेफ्टी का इशू आ रहा है तो उनको गर्ल्स स्कूल में भेजना बेटर है। लेकिन अगर सेफ्टी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, अगर जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो वेल बिहेव्ड हैं और समझदार हैं, तो को एजुकेशनल सिस्टम एकेडमिक्स के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, अध्यापक के रूप में भी और पर्सनली भी मेरा मानना है कि को एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ हमें अपने दायरे, अपनी मर्यादाएं और किस तरीके से हमें अपने अपोजिट सेक्स के बंदे के साथ हमें कितना कम्युनिकेट करना है, उसके बारे में हम कितना जल्दी समझ जाएं, उतना ही अच्छा हमारे लिए भी, उन्हें समझने में भी आसानी होगी और हमें समझने में भी आसानी होगी। तो को एजुकेशन मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। इसकी वजह सिर्फ यही नहीं है कि बच्चों को हम सिर्फ यही देखें कि नहीं एक लड़का और एक लड़की, नहीं, को एजुकेशन में वो म्यूचुअली एक दूसरे के साथ तमीज़ से अपनी मर्यादाओं में रह के जीना सीखते हैं। एकदम बिहेव नॉर्मली एंड लिव नॉर्मली, घर में भी बाहर भी। मिक्स करने से कोई चेंजेस नहीं आते बॉय में, यानी कि दे शुड नो। इसमें कोई ऐसा चेंज अलग करने से या करने से कोई, बल्कि और उनके अंदर दूसरी तरह की साइकिक डेवलप हो जाती है, क्यूरियोसिटी आ जाती है और दूसरी चीज़ें डेवलप होने लगती हैं, जो कि दिस इज़ नॉट गुड साइन टू कीप मिक्स in the family also, in the school also. This is good habit. You should not separate. समाज में भी, वर्ल्ड में जगह जगह जैसे सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं, तो रूल्स या नॉर्म्स में फ़र्क हैं, तो हमें उनके हिसाब से कंफर्म करना पड़ता है। कई सोसाइटीज़ में मेल्स और फीमेल्स का मिक्सिंग अलाउड ही नहीं है, कई कंट्रीज़ में अलाउड ही नहीं है, तो वहाँ जहाँ अलाउड ही नहीं है तो वहाँ हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ लेवल ऑफ मिक्सिंग तो हेल्दी है, लेकिन ओवर मिक्सिंग होना या गलत तरीके से मिक्सिंग होना
वो अनहेल्दी भी हो सकता है। तो अगेन अगर हम अपने बच्चों को समझाएंगे, बुझाएंगे और उनमें ही विवेक का जागरण करेंगे, तो वो ऐसे मौके जहाँ पर वो बच्चे मेल और फीमेल जेंडर के बच्चे साथ में हैं, वहाँ वो गलत कदम नहीं उठाएंगे। हम सिर्फ डंडे के जोर पर उनको रोक के नहीं रख सकते, हमें उनको खुद ही इतना समझदार बनाना पड़ेगा कि वो हमारे प्रेजेंस के बिना भी गलत कदम ना उठाएं। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ।